what's up? I am Vishishta and I welcome you all to yet another session of The Hindu. फटाफट से शुरू करते हैं। आज है ट्यूसडे, तो हम डिस्कस करने वाले हैं कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे को क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। आई गेस द वॉइस इज परफेक्ट। चलो, तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस 4th of October को क्या क्या हुआ है। सो भाई सबसे पहले यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कास्ट बायस मतलब भेदभाव बेस्ड ऑन कास्ट या सेग्रीगेशन ऑफ वर्क इन प्रिजन्स वायलेट्स डिग्निटी। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट किस चीज की बात करी है? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है और डिक्लेयर किया है कि कास्ट के बेसिस पे जो भेदभाव होता है, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, किसमें? प्रिजनर्स में। जो कैदी होता है ना जेल में, उनको प्रिजनर्स कहते हैं। जो उनमें डिस्क्रिमिनेशन ऑफ प्रिजनर्स होता है, सेग्रीगेशन ऑफ देयर वर्क। तो अब प्रिजन में जब कोई बंदा होता है ना, उससे काम कराया जाता है, देयर इज लेबर, मैनुअल लेबर, ठीक है। उसमें अपेरेंटली ऐसा हो रहा है कि देयर इज सेग्रीगेशन ऑफ वर्क, अलग अलग कास्ट के लोगों से अलग अलग तरीके का काम कराया जा रहा है। अगर आपने एक दो हाल ही में मूवीज देखी हो, जैसे इफ यू हैव सीन मिर्जापुर, वहां पे आपने देखा होगा कि वो आई डोंट नो विच सीजन, बट द फादर, वो जो दोनों होते हैं गुड्डू बबलू, उनके पापा को जेल हो जाती है, तो ही गोज, उनसे पूछा जाता है कि भाई आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं? अच्छा, इससे तो फिर बाथरूम साफ करने का काम आपको नहीं मिलेगा, आपको किचन का काम मिलेगा, ऐसे करके। सो दिस इज जेन्युइनली रियली हैपनिंग, ये होता है इंडिया के प्रिजन्स में। तो ये सुप्रीम कोर्ट की नजरों में बात आई। एंड द ट्रीटमेंट ऑफ इनमेट्स अगेन प्रिजनर्स फ्रॉम द डीम नोटिफाइड ट्राइब्स। अब मैंने डी नोटिफाइड ट्राइब्स क्या होता है? तो जब ब्रिटिश थे उन्होंने नोटिफाई कर दिया था ट्राइब्स को अंडर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, ऐसे करके एक एक्ट था। उसमें ट्राइब्स पूरे के पूरे जो ऑफेंसेस वाले या अनलॉफुल काम बेसिकली करते थे, उनको पूरी की पूरी ट्राइब को ही नोटिफाई कर दिया जाता था, नोटिफाइड ट्राइब्स की लिस्ट में डाल दिया जाता था, और फिर उनको प्रेजेंट होना पड़ता था लीगल मजिस्ट्रेट के सामने। तो जब फाइनली इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1952 में जब आजादी के बाद हमारा एक्ट आया, उसमें इन सारी ट्राइब्स को डी नोटिफाई, मतलब वो क्रिमिनल्स वाली लिस्ट से हटाया गया, ठीक है, उनकी बात हो रही है। तो इनमेट्स जो भी डी नोटिफाइड ट्राइब से हैं और वो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं within prison walls across India are oppressive to fundamental human dignity and personality। बेसिकली ये जो notified tribes है और habitual offender मतलब बार बार सेम, मतलब चोरी एक बार की सजा काट ली फिर वापस चोरी के लिए पकड़े गए, habitual offender होता है ये, ठीक है। तो इनके अगेंस्ट प्रिजन के अंदर भेदभाव होता है काफी ज्यादा। तो ये सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में बात कर रहा है। टॉप कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डायरेक्ट किया है कि जो प्रिजन मैनुअल है, जो अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू द प्रिजन मैनुअल। तो ये प्रिजन मैनुअल को 3 महीनों के अंदर ही रिवाइज किया जाए वापस से। जो उसमें ऐसे प्रोविजंस है, जो ऐसी चीजें हैं जो इस भेदभाव को अलाउ करती है, उसको हटाया जाए, ठीक है। इट ऑर्डर्ड द डिलीशन ऑफ कास्ट कॉलम। उन्होंने ऑर्डर किया कि जो प्रिजन मैनुअल होती है उसमें एक कॉलम होता है जिसमें जो इनमेट प्रिजनर होती है उनकी कास्ट भी दर्ज की जाती है, कि वो हटा दी जाए। एंड एनी रेफरेंसेस टू कास्ट फ्रॉम रजिस्टर्स ऑफ अंडर ट्रायल्स एंड कन्विक्ट्स मेंटेन्ड इन प्रिजन। कोई भी मतलब बेसिकली अंदर पता ही नहीं चलना चाहिए कि बंदा किस कास्ट का है, ठीक है। कोर्ट also underscored that members of denotified tribes must not be subjected to arbitrary arrest। arbitrary arrest मतलब भाई कुछ भी हुआ, जरा सा अंदेशा भी हुआ, अरेस्ट कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए डिनोटिफाइड ट्राइब के लोगों के साथ। कोर्ट का ये कहना था, स्पेशली हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कोर्ट करते हुए कहा है कि एवरीवन इज बॉर्न इक्वल, सब लोग इक्वल पैदा हुए थे, देयर कैन नॉट बी एनी स्टिग्मा which is attached to the existence, touch और presence of any person। कोई भी स्टिग्मा अटैच नहीं होना चाहिए। जैसे ये अनटचेबल्स की तरह ट्रीट करता है ना, तो सब लोग जो पैदा हुए हैं, एवरीवन इज बोर्न इक्वल, सो देयर शुड बी नो स्टिग्मा अटैच्ड बिकॉज ऑफ समबडीज टच, प्रेजेंस या एग्जिस्टेंस, ठीक है। मोर देन 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस अपने को हो चुके हैं और अभी तक हम कंप्लीटली कास्ट के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको खत्म नहीं कर पाए जड़ से। ऐसा 3 जज बेंच जिसको हेड कर रहे थे हमारे चीफ जस्टिस, उनका कहना था। ऑथर बेसिकली इस जजमेंट 3 जजेस थे, लेकिन जजमेंट को ऑथर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ही किया था। उन्होंने आर्टिकल 15 को रेफर करते हुए, 15(1) को रेफर करते हुए ये बोला कि भाई फंडामेंटल राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन आपको कॉन्स्टिट्यूशन देता है और वो भी फंडामेंटल राइट है, कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। बट इफ
स्टेट खुद ही, भाई प्रिजन्स जेल वेल तो स्टेट की, कंट्री की खुद ही है ना, तो स्टेट खुद ही अगर डिस्क्रिमिनेट करेगा अगेंस्ट अ सिटीजन, देन इट इज डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द हाईएस्ट फॉर्म। जिनको जिम्मेदारी दी है भाई आपका फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करने की, वो ही आपका फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहे हैं, तो ये डिस्क्रिमिनेशन ऑफ हाईएस्ट फॉर्म कहलाएगा। आफ्टर ऑल द स्टेट इज एक्सपेक्टेड टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन। स्टेट से एक्सपेक्टेशन यही होगी ना कि भाई मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, तो स्टेट मतलब कि द गवर्नमेंट, दे विल प्रोटेक्ट मी। लेकिन अगर वही डिस्क्रिमिनेशन करने पे आ गए तो फिर मैं कहाँ ही जाऊंगी प्रोटेक्शन के लिए। ही हेल्ड दैट डिस्क्रिमिनेशन अमंग प्रिजनर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट अमाउंटेड टू अनटचेबिलिटी विच इज ऑफेंस या विच इज फॉरबिडन अंडर आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली होता क्या है, प्रिजन्स में जो ये गटर साफ करने वाले, बाथरूम साफ करने वाले, ये सब वाले काम होता है ना, ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इन लोगों को दे दिए जाते हैं। तो ये काम के बेसिस का डिस्क्रिमिनेशन। फिर खाना बनाने वाले काम होंगे, इस तरीके के जो काम होते हैं ये हायर कास्ट जो होती है उनको दिया जाता है। तो ये कोर्ट का ये कहना है कि भाई ये तो सीधा सीधा आप प्रैक्टिस कर रहे हो अनटचेबिलिटी, अछूत छुआछूत, वो जो बोलते हैं ना अपन सोसाइटी में, वो आप सीधा सीधा प्रैक्टिस कर रहे हो, जो अगेन फॉरबिडन है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 17। जो प्रिजन मैनुअल होती है, बाय ट्रीटिंग मेंबर्स ऑफ डी नोटिफाइड एंड वॉन्डरिंग ट्राइब्स, वॉन्डरिंग ट्राइब्स मतलब बंजारों को बोला जाता है, ठीक है, एज बॉर्न क्रिमिनल्स एंड हैबिचुअल ऑफेंडर्स। प्रिजन मैनुअल में ही भैया अगर आप ऐसे ट्रीट करोगे कि दे आर पैदा ही, अगर आप बंजारों में हुए हो तो आप तो पैदा ही क्रिमिनल हुए हो, उस केस में जो ब्रिटिश टाइम पे कॉलोनियल कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था वही आप वापस एस्टैब्लिश कर रहे हो एक तरीके से। The court declared all loose references to habitual offenders in prison manual as unconstitutional. Loose reference मतलब generalized. Habitual offender का कोई भी ऐसा डिस्क्रिप्शन जो जनरलाइज कर रहा हो, मतलब पूरा पूरा ट्राइब के नाम को डाल दिया कि भैया हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, तो ये तो मतलब उस ट्राइब में जो नया बच्चा पैदा हो रहा है वो पैदा होते ही क्रिमिनल कहला गया। तो ये सारी चीजें अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोली है कोर्ट ने बेसिकली, ठीक है। चलो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। अच्छा, दिस इज इंपॉर्टेंट, इनके बारे में हमने काफी पहले पढ़ा था। मिस्टर सोनम वांगचुक, अगर आपने 3 इडियट्स देखी है तो उसमें जो कैरेक्टर था फुनसुक वांगडू वाज बेस्ड ऑन दिस गाय। सोनम वांगचुक इनका नाम है। ये बेसिकली लद्दाख में जो बहुत टाइम से बड़े बड़े रिजॉर्ट्स, इंडस्ट्रीज ये सब इस्टेब्लिश हो रहे हैं और जिसकी वजह से वहां का क्लाइमेट बहुत भयानक तरीके से एडवर्सली अफेक्ट हो रहा है, उसके अगेंस्ट ही प्रोटेस्ट कर रहे थे काफी टाइम से। इन्होंने भूख हड़ताल भी की थी जिसकी वजह से ही इवन गॉट एडमिटेड। तो सेंटर का ये कहना है कि वांगचुक इज फ्री बट कंटिन्यूज टू कन्फाइन हिम। सेंटर का ये कहना है कि भैया वो फ्री है जाने के लिए, लेकिन अभी भी ऐसा न्यूज़पेपर का कहना है कि भाई उन्होंने अभी भी रोक रखा है। द movements of climate activist Sonam Wangchuk continued to be restricted by the police and security agencies for the 4th consecutive days. सेंटर ने बोल दिया यू आर फ्री टू गो, लेकिन पुलिस अभी भी रोक के रखी है, तो हाउ फ्री टू गो, ठीक है। Despite the union government informing Delhi High Court that he has been released from detention, इनको डिटेंशन में रखा गया था, he has been released, उसके बाद भी पुलिस इनका मूवमेंट ट्रैक कर रही है और इनको रिटेन करके रखा हुआ है, ठीक है, रिस्ट्रेन करके रखा हुआ है। On Thursday around 5 PM, Mr. Wangchuk was stopped by security personnel from leaving Ladakh भवन। वो जाने का ट्राई कर रहे थे बट सिक्योरिटी पर्सनल ने उनको जाने नहीं दिया। He was leading a march of around 150 people from Ladakh, September 1 की बात है, to demand constitutional safeguards of the region। जो लद्दाख का रीजन है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स मांग रहे थे ये, तो एक तरीके का मार्च किया था जो 150 लोग लद्दाख से वो लेकर आए थे, ठीक है। He was detained by the Delhi police after reaching Delhi हरियाणा बॉर्डर, जो बाउंड्री वहां पे है, वहां पे पहुंचे तो दिल्ली पुलिस ने उनको रिटेन कर लिया। हाँ, उसके बाद इनको राजघाट लेके गए अंडर हैवी पुलिस प्रोटेक्शन एंड प्रेजेंस। जो लद्दाख के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मिस्टर मोहम्मद हनीफा, उनका ऐसा कहना था, उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि जो टॉक्स हैं वो चल रहे हैं, बातचीत अभी चल रही है यूनियन मिनिस्टर के साथ, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स बेसिकली अमित शाह जी, क्या इन्फोर्स करने के लिए कि इनको मिस्टर वांगचुक को फ्री कर दिया जाए। इवन एज आई वाज डिटेन्ड फॉर अ डे बाय द पुलिस व्हेन आई रीच सिंघू बॉर्डर ऑन October 1st टू रिसीव प्रोटेस्टर्स
फ्रॉम कारगिल, आई हैव आस्क्ड द गवर्नमेंट फॉर एन एक्सप्लेनेशन। ऐसा मिस्टर हनीफा का कहना था, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बेसिकली उस रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, इनके ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, तो ऑफकोर्स वो तो सॉल्व करने का ट्राई करेंगे ही। उनका ये कहना था कि भाई जिस दिन रिटेन किया था या रिस्ट्रेन किया था पुलिस ने, उस दिन ही मैंने एक्सप्लेनेशन मांगा था, ऐसा क्यों किया जा रहा है। सॉलिसिटर जनरल जो है हमारे, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, हु इज द सॉलिसिटर जनरल, मिस्टर तुषार मेहता। उन्होंने थर्सडे को ऐसा इन्फॉर्म किया था दिल्ली हाई कोर्ट को कि मिस्टर वांगचुक और उनके एसोसिएट्स, इनको रिलीज कर दिया गया है डिटेंशन से, बट अभी भी इनको लद्दाख भवन से बाहर, दिल्ली में है लद्दाख भवन, वहां से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ओके, अच्छा नेक्स्ट, इजराइल ने हिजबुल्ला के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स पे बॉम्ब गिराए हैं। तो यहाँ क्या खबर है, इजराइल की मिलिट्री ने ऐसा बोला है कि दे हैव हिट हिजबुल्ला के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को, जो कि लेबनान के कैपिटल में है। या बाय द वे द कैपिटल ऑफ लेबनान इज बीरूट, ठीक है, प्लीज पार्डन मी इफ माय प्रोनाउंसिएशन इज रॉन्ग, BEIRUT इज द स्पेलिंग। As troops battled militants near the border and warplanes bombarded their strongholds around the country। ये काफी टाइम से न्यूज में चल ही रहा है। इजराइल ने फिर फाइनली अनाउंस किया था इस वीक कि उसके जो इजराइल के ट्रूप्स हैं वो ग्राउंड रेड्स, मतलब पहले तो एयर स्ट्राइक कर रहे थे, अब ग्राउंड पे जाके भी लड़ाई चालू हो गई है। तो सदर्न लेबनान, जहाँ पे बहुत बड़ा कब्जा है जो पूरा हिजबुल्ला ग्रुप है उनका, सदर्न लेबनान पे ही मोस्टली उनके सारे के सारे कैंप्स वगैरह वहीं पर है, तो वहां पे ग्राउंड रेड्स भी इजराइल की मिलिट्री ने चालू कर दी है आफ्टर डेज ऑफ हेवी बॉम्बार्डमेंट ऑफ एरियाज अक्रॉस द कंट्री, जहां पे ग्रुप का जरा सा भी इम्पैक्ट था। बॉम्बिंग हैज किल्ड अराउंड 1000 पीपल, जिसमें बहुत सारे, मैक्सिमम तो इनफैक्ट सिविलियंस ही थे। हेल्थ मिनिस्ट्री एंड फोर्स्ड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स टू फ्ली देयर होम्स, घर से छोड़ के भागना पड़ा। इन लेबनान इजरायली मिलिट्री का ऐसा कहना है कि उन्होंने टारगेट्स जो हैं विच बिलोंग टू हिजबुल्ला इंटेलिजेंस उसको हिट किया है। और लेबनान का जो न्यूज़पेपर है, उनका खुद का जो ऑफिशियल न्यूज़पेपर है स्टेट रन, उनने ये रिपोर्ट किया है कि 3 एयर स्ट्राइक्स हुए बीरूट के सदर्न सबर्ब्स पे, जहां पे हिजबुल्ला का बेसिकली पूरा कब्जा था, saying that the target was an evacuated building that housed the group's media related office। तो लेबनान का ये कहना है कि भाई ऐसा इंटेलिजेंस नहीं, बट हिजबुल्ला के जो मीडिया रिलेटेड ऑफिसेस थे वहां पे अटैक हुआ है। इजराइल का ये कहना है कि भाई इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स पे अटैक हुआ है, ठीक है। तो इजराइल ने बाकायदा लेबनीज पीपल जो वहां पे थे उनको, करीब करीब 20 गांव से ज्यादा ही लोग थे वहां पर, उनको इवैक्यूएट करने के लिए कहा था उसके पहले, अटैक करने से पहले बेसिकली। उनका ये कहना था फॉर योर ओन सेफ्टी यू मस्ट इवैक्यूएट, ऐसा ट्विटर पे किया था बाय द वे, यू मस्ट इवैक्यूएट योर होम्स इमीडिएटली एंड हेड नॉर्थ ऑफ द अवाली रिवर, सेव योर लाइफ, ऐसा ट्विटर पे ट्वीट किया गया था। एंड उसके बाद ये सारे के सारे बॉम्बार्डमेंट एंड एयर स्ट्राइक हुआ था, ठीक है। अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, ये सारे के सारे अगेन पॉलिटिकल न्यूज, नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। Nope. Again, minister retracts remarks on actors after heavy backlash. Controversial news, पढ़ोगे, इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टेड तो पढ़ लो, बट नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, दिस माइट बी इम्पॉर्टेंट। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है मिस्टर जयशंकर, वो मिलने वाले हैं, श्रीलंका जाने वाले हैं, बेसिकली कोलंबो ट्रैवल कर रहे हैं एंड ही इज एक्सपेक्टेड टू मीट श्रीलंकन लीडरशिप, जो एक हफ्ते पहले ही हैज रिसेंटली बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। काफी टाइम से हमारे श्रीलंका से रिलेशंस बाय द वे खराब हो गए थे। इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे मोहम्मद मुइज्जू, उनके कार्यकाल में काफी खराब रिलेशंस थे, बट होपफुली अब जो नए प्रेसिडेंट आए हैं उनके साथ अच्छे रिलेशंस होंगे। उनका नाम है अनुरा कुमारा दिसानायके, ठीक है।
He was sworn in. The Ministry of External Affairs announced in keeping with India's neighborhood first policy. ऐसा बेसिकली ट्रेडिशन है कि कोई नए आपस में अपनी फ्रेंडली कंट्री है, कोई नए लीडर इलेक्ट होकर आते हैं, sworn in होते हैं इन ऑफिस, तो उनसे मिलकर जाया जाता है, मिलने जाया जाता है, ठीक है, एक रिप्रेजेंटेटिव भेजे जाते हैं जो मिलने जाते हैं, तो इसको नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है. एंड सागर आउटलुक, द विजिट अंडरलाइंस द शेयर्ड कमिटमेंट ऑफ द टू कंट्रीज टू फर्दर डीपन द लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअल बेनिफिट. ठीक है, बेसिकली जिन जिन चीजों पे अब बेसिकली इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस होपफुली कुड गेट बेटर. Coming on to the next one, just give me a second. हरियाणा गोज टू पोल टुमारो. जैसे ही उसके रिजल्ट्स आते हैं वो अपने लिए रेलेवेंट होगा. अभी वोटर टर्नआउट एंड ऑल दैट इज नॉट रेलेवेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. अच्छा, ये कुड बी इंपॉर्टेंट. एनवायरमेंट से रिलेटेड न्यूज कई बार पूछ ली जाती है. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने काफी जोर से डांट लगाई है एयर पोल्यूशन पैनल को कि स्टबल बर्निंग के लिए बेसिकली ये पैनल अलग से बनाया गया था. स्टबल बर्निंग क्या होती है? दिल्ली में बेसिकली अभी ठंडी आ रही है ना, इससे जस्ट पहले एक प्रैक्टिस की जाती है हरियाणा और पंजाब में खासतौर पे, जिसमें मान लो जैसे धान लगाया है खेतों में, ठीक है, वो धान पक गया, उसको काटने का टाइम आ गया. काटने के बाद जो नीचे जमीन में गड़े हुए छोटे छोटे स्टॉक्स रह जाते हैं, उसको उखाड़ने के लिए लेबर हायर करना पड़ता है. बहुत मेहनत का काम है. तो किसान अक्सर क्या करते हैं, पैसे बचाने के लिए सूख जाता है वो, भूसा तरीके के होते हैं वो, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, इनमें आग लगा देते हैं, एक साथ पूरा जल जाता है. बट उससे बहुत हैवी लेवल पे पोल्यूशन होता है, बहुत हैवी, जो हवा के साथ पूरा कॉन्सेंट्रेट दिल्ली में हो जाता है. तो दिल्ली में जो ठंडियों में मेजॉरिटी पोल्यूशन होता है ना, वो ये स्टबल बर्निंग की वजह से होता है, जिसके लिए पैनल बनाया था. उसी से रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया है द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर इट्स इनएबिलिटी टू प्रिवेंट इंसिडेंट्स ऑफ स्टबल बर्निंग इन द नेशनल कैपिटल रीजन. एनसीआर रीजन में जो स्टबल बर्निंग रोकने के लिए ही पैनल बनाया था और वो रोक ही नहीं पाए. ठीक है, अपीयरिंग बिफोर द 3 जज बेंच हेडेड बाय जस्टिस AS ओका, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो अपीयर किए थे फॉर इस पैनल के बिहाफ पे, उन्होंने काफी हेवी तरीके से वेहीमेंटली आर्ग्यू किया दैट द बॉडी हैड बीन वर्किंग हार्ड टू रीन इन एयर पोल्यूशन, कि भाई हम तो ट्राई कर रहे हैं. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. हाँ, तो या so pointing out that they had shied away from taking panel action against the violators. कोर्ट ने ये बोला कि भाई देखो, आप बोलते रहोगे, सलाह मशवरा देते रहोगे, कोई नहीं सुनने वाला, आपने कोई एक्शन नहीं लिया उनके अगेंस्ट, दैट इज योर फॉल्ट. ठीक है, कोर्ट ने ब्लेम किया पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट को फॉर डूइंग नथिंग मोर देन रिकवरिंग नॉमिनल कॉम्पनसेशन फ्रॉम द फार्मर्स. कि भाई 200 रुपए 1000 रुपए ये तुम कॉम्पनसेशन ले लोगे तो वो तो यूं ही दे देंगे. कुछ हैवी पनिशमेंट, कुछ तो आप रिस्ट्रेनिंग एक्शन ऐसा लो कि सामने वाले को डर लगे वो चीज करने से. तो पंजाब हरियाणा गवर्नमेंट को भी कोर्ट ने काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया. कोर्ट ने ये भी हाईलाइट किया कि देयर वर मोर देन 29 केसेस ऑफ स्टबल बर्निंग जो डिटेक्ट हुए थे पंजाब में, और हरियाणा में 81 केसेस पिछले 15 दिन के अंदर, मतलब 15 सितंबर से 30 सितंबर के अंदर इतने सारे केसेस ऑलरेडी हो गए. ऑल द स्टेट्स हैव डन वाज टू रिकवर नॉमिनल कॉम्पनसेशन. नॉमिनल मतलब नाम मात्र का कॉम्पनसेशन फ्रॉम कुछ 40-45 फार्मर्स. तो ये तो कोई एक्शन ही नहीं हुआ, इससे थोड़ी ना वो डर के रुकेंगे एक्शंस. ये
मैल प्रैक्टिस करने से ऑफ स्टबल बर्निंग। तो कोर्ट ने बेसिकली पहले तो पैनल को क्रिटिसाइज किया जिसका नाम है CAQM, और उसके अलावा दोनों ही स्टेट की गवर्नमेंट्स को, पंजाब और हरियाणा की गवर्नमेंट्स को भी क्रिटिसाइज किया। ठीक है, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, वर्ल्ड न्यूज पे आ जाओ अब सीधा। इंपॉर्टेंट वर्ल्ड न्यूज, कैसे अच्छा, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक हिस्टोरिक अग्रीमेंट है। हिस्टोरिक मतलब ऐसा अग्रीमेंट जो हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है। उसमें यूके रिटर्न कर रहा है चैगोस आइलैंड्स जो यूके के पास था टू मॉरिशस। तो यूके एंड मॉरिशस फाइनली एक हिस्टोरिक अग्रीमेंट दे हैव रीच्ड टू सिक्योर द स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट यूके यूएस मिलिट्री बेस on Diego Garcia and towards restoring Mauritian sovereignty over the Chagos आर्किपेलेजो। आर्किपेलेजो मतलब ऐसे आइलैंड्स के ग्रुप, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स के ग्रुप को आर्किपेलेजिक आइलैंड्स कहते हैं। ठीक है, ट्रीटी इज नाउ बीइंग वर्कड आउट टू फॉर्म अप द अग्रीमेंट, द यूके अनाउंस्ड ऑन थर्सडे। ऐसा उनका कहना था, यूके की हाई कमीशन का कहना था, एंड आई कोट, फॉर द फर्स्ट टाइम इन मोर देन 50 years स्टेटस ऑफ द बेस विल बी अनडिस्प्यूटेड एंड लीगली secure following a political agreement between the UK and Mauritius। उनका ये कहना है कि it sees Mauritius assume sovereignty over British Indian Ocean territory। इंडियन ओशन में ये मॉरिशस की टेरिटरी है बाय द वे, एंड with the UK authorized to exercise the sovereign rights of Mauritius on Diego Garcia। Political agreement is subject to a treaty and supporting legal instruments being finalized, and both sides have committed to complete this as quickly as possible। तो ये आपको क्वेश्चन 2-3 जो आ सकते हैं, एक ही आ सकता है मोस्टली कि ये जो आइलैंड है इसका नाम क्या है, यूके और किस कंट्री के बीच में इस आइलैंड को लेकर रिटर्न करने को लेकर अग्रीमेंट हुआ है, तो यूके एंड मॉरिशस। ठीक है, अच्छा, एक स्टार्टिंग का क्वेश्चन, नाटो के चीफ कौन है, ये हम पढ़ चुके हैं। न्यू नाटो सेक्रेटरी जनरल, क्योंकि नए बन गए हैं तो इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। न्यू नाटो सेक्रेटरी जनरल मिस्टर मार्क रूट, वो हाल ही में यूक्रेन विजिट करने गए थे, उसमें उन्होंने बातचीत की थी, बट इंपॉर्टेंट है कि भाई नए नाटो के चीफ कौन बने हैं। ठीक है, मिस्टर मार्क रूट, RUTTE। Coming on to the next important, हाँ, दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। खुशी हैज वन, ये पिस्टल इवेंट था, सॉरी राइफल इवेंट था, सो खुशी वन ब्रॉन्ज मेडल इन 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट इन वर्ल्ड जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप। पहला क्वेश्चन कौन जीता, क्या जीते, दूसरा क्वेश्चन ब्रॉन्ज, तीसरा क्वेश्चन हुआ कहां पे था, लीमा पेरू। ठीक है, and that's all. Coming on to the next newspaper, अच्छा, SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने पिछले वाले डिस्कशन में सुना था, पढ़ा था, जो कि इस बार उसकी मीट जो है वो होने वाली है, मीटिंग जो है वो होने वाली है पाकिस्तान में। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात चल रही है कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर वो इस्लामाबाद पाकिस्तान में जाएंगे टू अटेंड द हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग फॉर द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्ड इन बीजिंग, चाइना। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड मिस्टर जयशंकर वाज मेनली, उनकी जो विजिट है वो मेनली फॉर SCO ग्रुपिंग्स मीटिंग गिवन इंडियाज फोकस ऑन रीजनल कोऑपरेशन मैकेनिज्म, कि भाई हम तो हमेशा रीजनल कोऑपरेशन के फेवर में ही हैं, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम, मतलब मिस्टर जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ही इज गोइंग इन दिस मीटिंग। कोई बायलैटरल मीटिंग्स ऑन द साइडलाइंस have been decided thus far, it is added। ठीक है, कोई भी बायलैटरल मतलब
किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ 1-to-1 मीटिंग ऐसी कोई अभी ऐड नहीं हुई है। लास्ट टाइम एन इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ट्रैवल टू पाकिस्तान फॉर एनी काइंड ऑफ मीटिंग वॉज, जब लास्ट गई थी सुषमा स्वराज 2015 में, ऑलमोस्ट 10 साल होने को आ रहा है, फॉर द हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस एंड बायलैटरल टॉक्स। ठीक है, मिस्टर जयशंकर विल बी लीडिंग इंडियाज डेलीगेशन टू द SCO मीटिंग। एजेंडा एग्जैक्टली क्या है, किस बात पे बात होगी, कब जाएंगे कब पहुंचेंगे, दैट इज स्टिल अनक्लियर, बट ये अभी श्योर हो चुका है, स्पोक्स पर्सन ने रिवील कर दिया है कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ही इज डेफिनेटली गोइंग टू अटेंड द लीडर्स SCO मीटिंग। ठीक है, अच्छा ये अपन ने पढ़ा था तिरुपति के लड्डू में लार्ड एनिमल फैट बेसिकली इसके प्रेजेंस होने का जो क्लेम था, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, उन्होंने एक इंडिपेंडेंट 5 मेंबर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बनाई है, जिसमें 2 CBI के ऑफिसर्स होंगे और वो रिप्लेस करने वाली है जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने पैनल SIT बेसिकली उन्होंने भी बनाई थी, उसको रिप्लेस करने वाली है ये नई SIT जो सुप्रीम कोर्ट बना रही है। और ये क्या करने वाले हैं, ये चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू, उनके जो एलिगेशंस हैं कि ये जो तिरुपति का प्रसाद है उसमें कंटामिनेटेड घी यूज हो रहा है, इसमें अब जांच पड़ताल करने वाली। जांच पड़ताल लड्डू में तो हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट का पिछले बार हमने पढ़ा था, ऐसा कहना था कि कोई इस तरीके का प्रूफ या एविडेंस हमको नहीं मिला है कि ये कंटामिनेटेड है, एनिमल फैट यूज हुआ है इस प्रसाद में। अब हम इनका जो क्लेम है उसमें और जांच पड़ताल करने वाले हैं, नई SIT बनाई है उसके लिए। ठीक है, अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हमारे टारगेट किया, उनके ऊपर भी सवाल उठाया, उनको भी बोला कि भाई आपको भी इन्वॉल्व होना चाहिए इन फाइंडिंग आउट कि असली में ऐसा कुछ जो क्लेम किया जा रहा है ऐसा कुछ असली में है कि नहीं। ठीक है, coming on to the next important one. अच्छा ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, श्रीलंका जाने वाले थे, ही फाइनली वेंट टू श्रीलंका और मिस्टर एस जयशंकर ने प्लेज भी किया है कि भाई श्रीलंका की जो इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब चल रही है उसमें फुल रिकवरी के लिए इंडिया विल हेल्प यू। ठीक है, वर्ल्ड पे आ जाते हैं। अच्छा तेहरान ईरान की बात है, यहाँ पर ईरान के सुप्रीम लीडर जो अयतुल्ला अली खमीनी उनका नाम है, उन्होंने बोला है भैया इन अ रेयर सर्मन, रेयर मतलब वो बहुत ही कम ऐसा सर्मन देते हैं इन अरेबिक, उन्होंने ऐसा बोला है कि हम अपनी जो ईरान ने इसराइल पे मिसाइल अटैक किया था, कुछ 180 से 200 मिसाइल्स से अटैक किया था इसराइल पे, ही हैज सेड दैट ईरान इज गोइंग टू कीप फाइटिंग इसराइल एंड ईरान इज बेसिकली नॉट स्केर्ड।
कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पेपर, देखो वोटर टर्नआउट 65% हुआ है, बहुत ही अच्छा, उतना कुछ खास अच्छा वोटर टर्नआउट नहीं है, बट असेंबली इलेक्शंस हरियाणा के थे। नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट इंपॉर्टेंट। कभी आज तक मैंने आपके लॉ एंट्रेंस के एग्जाम में वोटर टर्नआउट कितना हुआ था उस पर क्वेश्चन नहीं देखा है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा अब हाँ, ये फाइनली इज अ फॉलो अप ऑन व्हाट वी हैड ऑलरेडी स्टडीड कि पाकिस्तान जो विजिट कर रहा है फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कोई बायलेटरल 1-to-1 बाय मतलब दो लोगों के बीच में होने वाली टॉक्स नहीं होने वाली है, ये बता दिया। पिछली बार हमने पढ़ा था कि अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, अब फाइनली डिसाइड करके रिवील कर दिया देयर आर नो बायलेटरल टॉक्स, ठीक है। असर्टिंग दैट ही वाज गोइंग टू इस्लामाबाद टू अटेंड मल्टीलेटरल मीटिंग, सारे कंट्रीज आपस में साथ में बात करेंगे, एंड नॉट टू डिस्कस बायलेटरल ट्राइज, हम दोनों मतलब पाकिस्तान और इंडिया आपस में बातचीत नहीं करने वाले हैं। उन्होंने क्लैरिफाई किया दैट हिज विजिट फॉर द SCO did not change India's position on boycotting South Asian Association for Regional Cooperation Grouping in Pakistan, कि हम जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो हमने सार्क को बॉयकॉट किया था, सार्क की जो ग्रुपिंग इन पाकिस्तान है उसको बॉयकॉट किया था तो उस पर हम पीछे हट रहे हैं। दिस इज नॉट हम पाकिस्तान से 1-to-1 बात करने नहीं जा रहे हैं, हम SCO जिसमें बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है उसमें बेसिकली हिस्सा लेने जा रहे हैं उस कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था ऑलरेडी कि मिस्टर S जयशंकर वुड बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन द SCO जो अक्टूबर 15-16 को होने वाली है। आई एम नॉट गोइंग देयर टू डिस्कस इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, उनका ये कहना है आई एम गोइंग देयर टू बी अ गुड मेंबर ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली सिंस 2019 जो अपना पुलवामा अटैक हुआ था और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर जो हुआ था 2019 में, इंडिया और पाकिस्तान के टाइज ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुके थे उसके बाद से, और अभी तक रीइस्टैब्लिश तो नहीं हुए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अच्छा, सबरीमाला, छोटी सी न्यूज है। सबरीमाला टेम्पल जो है ये वर्चुअल बुकिंग, ऑनलाइन जो बुकिंग वहां जाने के लिए होती है उसको लिमिट करने वाले हैं। आपके लिए द क्वेश्चन आई हैव इज कि सबरीमाला टेम्पल इज इन विच स्टेट? वेरी 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 फेमस टेम्पल, इसके ऊपर पूरा एक केस भी चला था सुप्रीम कोर्ट का अबाउट एंट्री ऑफ विमेन इन सबरीमाला टेम्पल। तो स्टैटिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि सबरीमाला टेम्पल किस स्टेट में है। सो आई वांट यू ऑल टू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो कि इन विच स्टेट इज द सबरीमाला टेम्पल। ओके, coming on to the next one. अच्छा, 6 decades 60 साल पुराना कैनाल सिस्टम ऑफ हीराकुड डैम टू गेट अ फेसलिफ्ट बेसिकली कुछ जो गड़बड़ियां हैं वो रिपेयर होने वाला है। अगेन स्टैटिक का क्वेश्चन, ये हीराकुड डैम है कहाँ पे? दिस इज इन उड़ीसा। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये उस नदी पे बना है विच वॉज नोन एज द रूइन ऑफ उड़ीसा या द सोरो ऑफ उड़ीसा, जिसका नाम है महानदी। बहुत ज्यादा बाढ़ आती थी महानदी में, तो हर कभी उड़ीसा में बहुत खराब हालत रहती थी, लेकिन जब से ये हीराकुड डैम बना है तब से बाढ़ नहीं आती है क्योंकि नदी का फ्लो कंट्रोल में आ गया था। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ वर्ल्ड न्यूज पे। इजराइल जो बॉम्बार्डमेंट स्टार्ट किया था वो धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहा है। जिस रीजन में किया था अब धीरे धीरे करके और साउथ के और भी सबर्ब्स हिट करने लगा है। ठीक है,
मैक्रोन जो कि हु इज इमैनुअल मैक्रोन हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, उन्होंने मूट मतलब डिबेट किया है अ हॉल्ट टू आर्म्स डिलीवरीज टू इजराइल फॉर यूज इन गाजा। तो ये भी इजराइल को आर्म्स डिलीवर कर रहे थे, उन्होंने बोला है कि भैया अब लेट्स कॉल इट अ हॉल्ट, अब नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, एम्स टू डिलीवर, क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, कहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इररेलेवेंट। जब तक कोई जीतता नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड इवेंट नहीं होता है, किस जगह पे हो रहा है, इंडिया गोल्ड सिल्वर ब्रोंज कुछ भी जीतती है, ओनली देन इट्स रेलेवेंट, ठीक है। कंटिन्यूज टू मेक राइट मूव्स, तो ये रोज रोज का हफ्ते में मुश्किल से 1 या 2 बार स्पोर्ट्स की न्यूज ऐसी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आती है, ओके। अच्छा, ये अगेन एक बहुत ही बड़ा केस हुआ है बंगाल में, वेयर अ चाइल्ड वाज रेप्ड। तो यहाँ पे कैलकाटा हाई कोर्ट ने पुलिस को बोला है कि एक तो सेक्शंस ऑफ पॉक्सो एक्ट लगाएं, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, उसके सेक्शंस लगाएं एंड प्रोड्यूस द अक्यूज बिफोर स्पेशल कोर्ट, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी बंगाल में काफी खराब हालत चल रही थी आफ्टर जो डॉक्टर वाला केस हुआ था, रेप केस ओनली, उसके बाद बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हो रही थी, और ये बस आग में घी डालने का एक और केस आ गया है। सो काफी ऑलमोस्ट सारे ही लोग सड़कों पे उतर के आ गए हैं कि भाई इतना ज्यादा अनसेफ एनवायरनमेंट तो हम बिल्कुल ही नहीं रह सकते, बच्चों को स्कूल कैसे भेजें, इतना इस लेवल पे बात आ गई है। तो जो कैलकाटा हाई कोर्ट है, उन्होंने संडे को बहुत ही ज्यादा कंसर्न एक्सप्रेस करते हुए बोला है कि भाई जो चार्जेस हैं अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, इनको इंक्लूड नहीं किया है इन्वेस्टिगेशन में, जबकि द गर्ल हु वाज रेप्ड वाज ओनली 9 years ओल्ड, तो इसको इंक्लूड किया जाए। वी डोंट नो व्हाई इट वाज नॉट इंक्लूडेड। जो वहां के चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट है, उन्होंने पुलिस को बोला कि इमीडिएटली एड द रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ द एक्ट। कोर्ट ने ये भी ऑर्डर किया है कि जो अक्यूज्ड है उसको स्पेशल कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाए एसएप, और ये भी डायरेक्ट किया है कि जो विक्टिम है उसका पोस्टमार्टम जो है एग्जामिनेशन वो एम्स में किया जाए, ठीक है। यहाँ पे विक्टिम के जो फादर हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि जो पोस्टमार्टम है वो बाकायदा एक अच्छे हॉस्पिटल में किया जाए, इन अ हॉस्पिटल जो कि सुपरवाइज्ड हो और कंट्रोल्ड हो बाय द यूनियन गवर्नमेंट, नॉट द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये बेसिकली ये चीज दिखाता है कि द विक्टिम्स फादर, उनको कुछ खास भरोसा नहीं है ऑन द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा, ये अनशन या हंगर स्ट्राइक जो करने वाले थे या फास्ट जो करने वाले थे जंतर मंतर जाके, वहां का एक्सेस ही वाज डिनाइड, तो उन्होंने लद्दाख भवन में ही अपना फास्ट शुरू कर दिया है। हमने पिछले बार ही डिस्कस किया था कि ये पूरा फास्ट किस चीज पर हो रहा है। सो या आज तक होने वाले जितने भी बॉम्बार्डमेंट्स हैं उनमें से सबसे बड़ा वाला इजराइल ने किया है ऑन लेबनन, और अभी ही उसी डेट के दिन गाजा में जो वॉर स्टार्ट हुआ था दैट आल्सो कंप्लीटेड अ ईयर। सो इजराइल एयर स्ट्राइक्स बैटर्ड बीरूट सदर्न सबर्ब्स, ओवर पूरी रात ये चला था। अर्ली ऑन संडे द मोस्ट इंटेंस बॉम्बार्डमेंट ऑफ लेबनीज कैपिटल सिंस इजराइल शार्पली एस्केलेटेड इट्स कैंपेन अगेंस्ट ईरान बैक्ड ग्रुप हिजबुल्लाह लास्ट मंथ। During the night, the blast sent booms across Beirut and sparked flashes of red and white for nearly 30 minutes, visible from several kilometers. 30 मिनट तक, मतलब आधा घंटा हमको सुनने में बहुत कम लगता है, लेकिन continuous bombardment of 30 minutes is too long. It was the single biggest attack of Israel's assault on Beirut so far, witnesses and military analysts on local TV channel have said. So yeah. I guess that's all what's important for what all happened in the last 4 days. Next हम मिलने वाले हैं on the upcoming Friday, जिस दिन हम डिस्कस करेंगे ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे को क्या क्या हुआ है। ये जो मोस्टली सेशंस हो रहे हैं ये
आप अगर यूपीएससी लेवल का प्रिपेयर कर रहे हैं तो इससे काफी ज्यादा इन डेप्थ आपको पढ़ाई करने की जरूरत है। सो ऊपर ऊपर से अगर आप पढ़ रहे हैं तो यस कुड बी हेल्पफुल फॉर यू, बट यूपीएससी और ये सारे जिसमें करंट अफेयर्स फोकस्ड एग्जाम्स होते हैं उनमें और भी ज्यादा बहुत इन डेप्थ रिसर्च करके आपको पढ़ने की थोड़ी जरूरत पड़ सकती है। दिस इज मोस्टली फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स। अगर लॉ एंट्रेंस एग्जाम आप दे रहे हैं देन दिस सेशन वुड बी मोस्ट हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। So I guess I'll see you guys again on the upcoming Friday. Thank you for joining me in today's session. This is Vishishta signing. Bye bye.